हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स एंड ये है पार्ट थर्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के बारे में, देखेंगे कैसे यहाँ पर ग्रोथ हुई रीजनल लैंग्वेज की। तो अब तक हमने जो भी समझा, हमने एक चीज समझी यहाँ कि जब भी हम किसी रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भाषा के आधार पे करते हैं। तो अगर कहीं के लोग जो लोग हैं, मतलब जैसे बंगाल के लोग हैं, तो हम ये लेके चलते हैं कि वो बंगाली बोलते होंगे। जबकि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा है, वो संस्कृत भाषा से डिराइव हुई है। लेकिन जो पुराने संस्कृत ग्रंथ मिले हैं वो ये हमें बताते हैं कि बंगाल के लोग कभी भी संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे। तो फिर कैसे, कब ये नई लैंग्वेज बनी, कैसे ये नई भाषा इमर्ज हुई, ये हम अब आगे जानेंगे। तो पहले तो आप देखिए, इस फिगर में आपको एक लिखावट दिख रही है, ये बंगाली भाषा है। पहले ऐसे बंगाली भाषा लिखी जाती थी। पाम लीफ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट का पेज है रामायण का। देखो, तो जो अभी क्वेश्चन हुआ कि जब बंगाल के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे तो ये बंगाली भाषा संस्कृत से कैसे डिराइव हुई। दरअसल बात है 4th और 3rd सेंचुरी की, जब कमर्शियल टाइज होने लगे बंगाल और मगध के बीच में, तो आना जाना होने लगा लोगों का। मगध से बंगाल जाते थे लोग और बंगाल से मगध आते थे। मगध कहाँ है? बिहार में है। तो इसकी वजह से मगध में बोले जाने वाली संस्कृत का इन्फ्लुएंस होने लगा बंगाल में। और 4th सेंचुरी में जो गुप्ता रूलर्स थे, इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल में, और यहाँ पर फिर ब्राह्मण्स सेटल होने लगे। अब जिसकी वजह से जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस था गंगा वैली का, वो बंगाल में काफी स्ट्रांग होने लगा। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रेवलर जुआंग जैंग आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लैंग्वेज रिलेट करती है संस्कृत से, वो पूरी बंगाल में बोली जाती है। 8th सेंचुरी में बंगाल एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था रीजनल किंगडम का अंडर पालास। पालास के बारे में भूल तो नहीं गए, चैप्टर 2 में पढ़ा था। 14th और 16th सेंचुरी के बीच में बंगाल पे किसका राज था? सुल्तान्स का राज था, जो इंडिपेंडेंट थे रूलर्स दिल्ली के, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया है। 1586 में अकबर ने भी बंगाल पे कब्जा किया और इसको अपना एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाया, सूबा बनाया, जहां पर पर्शियन भाषा का यूज किया जाता था, क्योंकि मुगल्स अपने दरबार में पर्शियन भाषा का यूज करते थे। धीरे धीरे बंगाली डेवलप करने लगी एक रीजनल भाषा के तौर पर। इनफैक्ट 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप जो था बोलियों का, वो यूनाइट करने लगा एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पे, जो बोली जाती थी वेस्टर्न पार्ट में, जिसको आज के टाइम हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। thus ये जो बंगाली है वो डिराइव हुई है संस्कृत से। ये काफी स्टेजेस में होके इवॉल्व हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में पूरी भाषा बन गई, जैसा कि हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भाषा, कोई कल्चर, कोई पेंटिंग, कोई डांस एक दिन में नहीं बना है। ये समय के साथ बदलते गए हैं, इवोल्यूशंस होते गए हैं और चीजें बदलती जा रही है। जैसे आज भी कई भाषाएं हैं जो बदलती जा रही है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। इवोल्यूशन अभी भी होता जा रहा है। एक बहुत ही वाइड रेंज अगर हम भाषाओं का देखें, जो नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं वो वेराइटी ऑफ सोर्स से आए हैं, जिसके अंदर कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं, पर्शियन भाषा भी है, यूरोप की भाषा भी है। ये आज हमारे मॉडर्न बंगाली का हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि देखो, बंगाल में ब्रिटिश आके रहे, वहां पर कुछ जनजातियां भी थी। मुगल का राज होने की वजह से वहां पर पर्शियन भाषा का भी यूज होता था। तो इसीलिए इन सब भाषाओं के शब्दों की झलक हमें मॉडर्न बोले जाने वाली बंगाली भाषा में दिखती है। बंगाल के जो पुराने लिटरेचर हैं, उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, जो पहले संस्कृत के हैं और जो संस्कृत के नहीं हैं। जो संस्कृत के हैं उनका क्या किया है? ट्रांसलेशन किया गया है संस्कृत एपिक्स में,
जैसे कि मंगल काव्य, जिसका मतलब है ऑस्पिशियस पोएम, जिसके अंदर जो लोकल भगवान है बंगाल से जुड़े उनके बारे में बताया गया है। फिर भक्ति लिटरेचर्स में जो महान साधु संत रहे उनकी बायोग्राफीज हैं, चैतन्य देव की, जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट हमने पढ़ा था चैप्टर 8, उसके बहुत बड़े लीडर थे, ये राधा कृष्ण की पूजा किया करते थे। जो सेकंड हमने डिवीजन देखा है उसके अंदर नाथ लिटरेचर के बारे में है, सॉन्ग्स ऑफ मायनामती है, गोपी चंद्रा है, इसमें स्टोरीज है जो धर्म ठाकुर की पूजा से रिलेटेड है, कुछ इसमें लोक गाथाएं हैं, फोक टेल्स हैं, बैलेड्स है, मतलब जो छोटी छोटी कहानियां आती हैं पंचतंत्र में आपने सुनी होंगी जिनसे मॉरल मिलता है कुछ, उस तरह की कहानियां इस नाथ लिटरेचर में देखने को मिलती हैं। मायनामती, गोपी चंद्र एंड धर्म ठाकुर, देखो नाथ्स क्या थे, एस्केटिक्स थे जो वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस को एनकरेज करते थे और इसमें एंगेज्ड भी रहते थे। इनका जो पॉपुलर सॉन्ग है which was often enacted described how Mainamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of variety of obstacles। तो इनके एक पॉपुलर सॉन्ग है जिसके अंदर ये इनेक्ट करके बताते हैं कि कैसे रानी मायनामती ने अपने बेटे गोपी चंद्र को बोला कि आपको अडॉप्ट करना चाहिए एस्केटिज्म का जो पाथ है। धर्म ठाकुर एक पॉपुलर रीजनल डाइटी है, भगवान है जिनकी पूजा की जाती है पत्थर या फिर लकड़ी से बनी हुई प्रतिमा के रूप में। बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो बिलोंग करते हैं पहली कैटेगरी के, ठीक है, जो पहली कैटेगरी अभी अपन ने देखी थी ना, दो कैटेगरी, एक संस्कृत वाली और नहीं। As several manuscripts have been found indicating that they were composed between late 15th and mid 18th century. Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. तो जो पहला हमने कैटेगरी देखा उसकी हमें डेट पता है भाई 15 टू मिड 18 सेंचुरी, लेकिन दूसरे वाले की जो डेट है वो हमें पक्की पक्की पता नहीं है और इनको लिखा भी नहीं गया था, ये ओरली यानी बोलने के माध्यम से ट्रांसफर करे गए थे एक आदमी से दूसरे आदमी में। ये ज्यादातर ईस्टर्न बंगाल में देखने को मिलते हैं। इनका जो इन्फ्लुएंस था ब्राह्मण्स का वो ईस्टर्न बंगाल में थोड़ा कमजोर था और वेस्टर्न बंगाल में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। अब जानेंगे पीर्स और टेम्पल्स के बारे में। देखिए पीर क्या होता है, पीर एक पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, धर्म से जुड़े मामलों में ज्ञान देते हैं ये पीर। समझ लीजिए संत महात्मा होते हैं इस्लाम में, मुस्लिम्स के अंदर। 16th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा नंबर के जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग होते हैं, वो वेस्टर्न बंगाल से माइग्रेट करने लगे ईस्ट की साइड, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी कम हो गई थी। जब ये लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे इन्होंने जंगलों को काटा, जो जमीन थी उस पर राइस उगाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये जो लोकल कम्युनिटीज थी मछुआरों की, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स की, जनजातियों की, ये क्या हो गया, ये कम्युनिटी ऑफ पीजेंट्स से मर्ज हो जाती है। और इसी दौरान पे स्टैब्लिशमेंट हो रहा था मुगल कंट्रोल का बंगाल में। मुगल्स ने अपना कैपिटल बना लिया था ढाका को, एंड यहाँ पर ऑफिसर्स और फंक्शनरीज जो थे जो मुगल से कनेक्टेड थे बंगाल में, उनको भाई जमीन मिलने लगी। इन जमीनों पे उन्होंने मस्जिदें बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि एक रिलीजियस सेंटर का निर्माण हो सके बंगाल के एरिया में। अब यहाँ पर इनको कम्युनिटी के लीडर्स मिलते थे, मतलब इस्लाम के, जो एज अ टीचर और एजुकेटर्स की तरह काम करते थे। एंड ये कई बार सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में भी बताते थे। पीपल जो लोग थे, आम लोग थे, काफी ज्यादा इनसे प्रभावित थे और इनको रिस्पेक्ट करते थे एज पीर। ये जो टर्म है इसके अंदर सारे सेंट्स आते हैं, सूफीज आते हैं, दूसरे जो धर्म से रिलेटेड बड़ी पर्सनैलिटीज हैं वो भी आती हैं। बहुत सारे जो कॉलोनाइजर्स थे एंड डाइफाइड सोल्जर्स थे, बहुत सारे जो हिंदू बुद्धिस्ट मूर्तियां थी, इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स भी, ये भी इंक्लूड होते हैं। एनिमिज्म क्या होता है देखो,
जो भी मतलब कोई भी मान लो जीव जंतु है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, अगर हम इनको जीवित मानते हैं, मान लो हम पेड़ को कह रहे हैं कि भाई वो भी इंसान की तरह फीलिंग्स है उसकी, जानवर की भी हैं या किसी ऑब्जेक्ट की हैं, तो उसको एनिमिज्म कहते हैं। तो एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, ये सारी बातों को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। द कल्ट ऑफ पीड्स, ये जो पीड्स की जो बातें थी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, एंड इनके जो श्रिंस हैं पूरे बंगाल में फैल चुके थे, हर जगह इनके पीरों के जो श्रिंस हैं हमें देखने को मिलते थे। बंगाल के अंदर टेम्पल बिल्डिंग का भी काफी काम करवाया गया था लेट 15th सेंचुरी में, एंड इसको फिर कल्टीमिनेटेड कर दिया 19th सेंचुरी में, जो हमने चैप्टर 2 और 5 में देखा है। That temples and other religious structure were often built by individuals or group who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. तो ये हम चैप्टर 2 में और अर्ली चैप्टर्स में ये सब पढ़ के आए हैं कि कोई भी राजा मंदिर क्यों बनवाता है, अपनी पावर दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे जो मोडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स हैं वो बंगाल में बनवाए गए थे with the support of several low social groups such as कोलू। कोलू का बैल सुना है आपने, उससे ऑयल निकाला जाता था पहले के टाइम पे। तो कोलू एक जनजाति ही है जो ऑयल प्रेसर्स होते हैं। कंसारी वो होते हैं जो बेल मेटल का काम करते हैं, जो घंटी होती है मंदिर में उनका। तो ये कुछ लो सोशल ग्रुप्स थे जिनकी सहायता से बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं बंगाल में। अब देखो, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आ जाती हैं, ये एक अलग ही तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। मैनी जो फैमिलीज हैं जो बिलोंग करती हैं सोशल ग्रुप से छोटे, वो इन अपॉर्चुनिटीज को लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन होती है वो पहले अच्छी नहीं होती है। वो सोचती हैं कि भाई बाहर से विदेश से कंपनीज आ रही हैं, हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारा रहन सहन भी इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दो फिगर दिख रहे हैं। जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ये डबल रूफ थैच्ड हट है, जिसको हम झोपड़ी भी बोलते हैं, ये वाला इधर का। और ये वाला क्या है, 4 रूफ्ड टेम्पल है जिसमें एक टावर लगा हुआ है। देखिए, जो ये लो सोशल ग्रुप्स थे ये अपना स्टेटस बताते थे मंदिरों को निर्माण करके। जो लोकल डाइटीज की पूजा की जाती थी पहले, इनको जो थेस्ट झोपड़ियां हैं गांव की वहां की जाती थी। जब इनको मान्यता प्राप्त हो जाती थी ब्राह्मण से, तो इनकी जो मूर्ति वगैरह है, इमेजेस हैं, इनको मंदिरों में रख दिया जाता था। और मंदिरों का भी आर्किटेक्चर अब दो चाला यानी डबल रूफ और 4 रूफ्ड यानी चौचाला के स्ट्रक्चर पे बनाया जा रहा था। क्या आपको याद है चैप्टर 5 का बंगला डोम? नहीं याद है तो एक बार अपना चैप्टर 5 खोल के देखो। इस प्रकार से देखो धीरे धीरे एक अब नई स्टाइल भी आने लगेगी, बंगाली स्टाइल जिसको बोला जा रहा है मंदिरों के आर्किटेक्चर में। और देखिए ये दो चाला और चौचाला, हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो बंगाली में। वेल मुझे बंगाली आती नहीं है, तो जो आती है वैसा मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई बंगाली देख रहा है उसको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो माफी चाहती हूँ। फिगर 13 में देखिए, ये कृष्णा और गोपियों का एक टेराकोटा पे डिजाइन बनाया हुआ है। ये कृष्ण जी हैं और इनके इर्द गिर्द ये इतनी सारी गोपियां हैं। ठीक है, ये कौन से मंदिर में बनाया गया? श्याम राया टेम्पल में बनाया गया, विष्णुपुर बंगाल में। अगर हम कंपेयर करें तो जो 4 रूफ स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, 4 ट्रायंगुलर रूफ होती हैं जो 4 दीवारों के ऊपर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कर्व्ड लाइन बनी होती है। टेम्पल्स ज्यादातर हमने देखा है कि एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं और जिनका इंटीरियर होता है वो प्लेन होता है, बट जो आउटर वॉल्स होती हैं कई मंदिरों की, वो बहुत सारी पेंटिंग से डेकोरेट होती हैं। आज के टाइम भी बहुत सारे मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनको देखिएगा इसी प्रकार के होते हैं। ऑर्नामेंटल टाइल्स लगे होते हैं, टेराकोटा के टैबलेट्स लगे होते हैं, अच्छे अच्छे टाइल्स पे भी डिजाइन बनी होती है बहुत सारे मंदिर में। पर्टिकुलरली विष्णुपुर बंगाल के मंदिर में बनकुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डेकोरेशंस हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं। देखिए, फिश एज फूड, ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स जनरली डिपेंड करती हैं कि किसी भी इलाके में लोकली क्या खाने को मिल रहा है।
बंगाल क्योंकि एक रिवर के किनारे है, तो यहाँ पानी ज्यादा है, तो राइस की खेती अच्छी हो जाती है, और पानी है तो पानी में मछली तो होती है, तो मछली भी मिल रही है। इसलिए ये दोनों ही चीजें जो गरीब से गरीब भी बंगाली होगा उसके भी खाने के मेन्यू में मछली और राइस तो होता ही होता है। फिशिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवसाय रहा है बंगालियों के लिए, और कई लिटरेचर्स में भी फिश के बारे में बताया गया है। अगर और ज्यादा देखें तो टेराकोटा प्लेग भी हैं कई मंदिरों की दीवार में। विहारास पे, विहारास क्या होता है, बुद्धिस्ट मठ होते हैं जिसके अंदर सीन्स दिखाए गए हैं मछली पकड़ते हुए, मछली को मार्केट तक लेके जाते हुए डलिया में, या मछली को ड्रेस्ड करते हुए। तो ड्रेस्ड करना क्या होता है, क्या मछली को कपड़े पहना रहे हैं, नहीं नहीं, मछली के ऊपर की स्केल्स हटाना, मतलब मछली की कटिंग करना एक तरीके, ताकि वो आपके अब खाने लायक बन जाए, उसको ड्रेस्ड कहते हैं। देखो, ब्राह्मण्स को नॉनवेज खाना अलाउ नहीं होता है, बट इस इलाके में मछली की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि फिर ब्राह्मण अथॉरिटीज ने भी बोल दिया कि जो बंगाल के ब्राह्मण से वो मछली खा सकते हैं। एंड बृहधर्मा पुराण के अंदर 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट में जो बंगाल से वो लिखा है कि जो लोकल ब्राह्मण्स हैं वो कुछ वैरायटी की मछलियों को खा सकते हैं। फिगर 14 में देखिए, फिश को ड्रेस करती हुई ये एक वुमेन दिखाई दे रही है, विशालाक्षी टेम्पल की, आरामबाग की। देखो ये मछली है हाथ में और ये ड्रेस कर रही है औरत। इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप, तो चैप्टर हमारा खत्म ही हो गया। ये जो नेशन स्टेट्स की बात है ना, अभी आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपकी क्लास 9 और 10th में पता चलेंगी। तो अभी आप जितना इसमें लिखा है वो पढ़ लीजिए, बाकी क्लास 9 10th में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। क्लास 8 की हिस्ट्री में आपका ये सब नहीं रहेगा। क्लास 8 की हिस्ट्री में अपन मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा है जो यूरोप से जुड़ी बात है इंडिया के बाहर की, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आती है, और ये अपन क्लास 9 और 10 की जो किताब है हिस्ट्री की उसमें पढ़ेंगे। अभी एक चैप्टर और आपका रह गया है, और इस चैप्टर के बाद आपका क्लास 7 की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी एंड क्लास 8 की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना। लाइक जरूर करिएगा।